जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 12/5/2013 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी और रीजनिंग कर चुके हैं। आज बारी है जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस की, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता। तो आज इसमें 25 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि 25 प्रश्न मैं करूंगा और एक प्रश्न जो कि मैं करंट अफेयर से पूछता हूं। आप सभी को पता है कि प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर 26 में दिया गया है, डिफ्लेक्शन इज अ सिचुएशन इन विच, अपस्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है वह इकोनॉमिक्स से दिया गया है, और इकोनॉमिक्स में आपका डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्लेक्शन में आपके जो भी वस्तुएं होती हैं या फिर सेवा का कर होता है, मूल्य होता है, उसके स्तर में गिरावट आती है। और जब उसके स्तर में गिरावट आ जाएगी, किसी भी मूल्य के स्तर में गिरावट आ गई, इसका क्या मतलब हो रहा है कि पैसे की जो वैल्यू है वह मार्केट में बढ़ रही है। ये सिचुएशन क्रिएट होता है। तो यही सिचुएशन आपका अपस्फीति अर्थात डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये चीज ढूंढिए, द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 26 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1970। कहा जा रहा है कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। देखिए बात 1970-71 की है। 1970-71 में इंदिरा गांधी जो थी वह आपकी वित्त मंत्री बनी थी, और ये प्रथम महिला वित्त मंत्री थी, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। इसी वजह से यह क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका कोई ना कोई वजह होता है और कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती हैं, तब वो पूछी जाती है। तो वही यूनिक चीज यहाँ पर था कि फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वह बनी थी आपकी इंदिरा गांधी, और उन्हीं के द्वारा जो है केंद्रीय बजट पेश किया गया था 1970 में। तो यही चीज आपको ढूंढना है। देखिए 27 के सी में दिया गया है इंदिरा गांधी, तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है, बताइए। इन सभी में आपने क्या सुना है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी में आपने क्या सुना है। जब आपकी वोटिंग होती है उसमें आप ये जानते हो कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रही है, कितनी राजनीतिक पार्टी जो है हिस्सा ले रही है, ये जानते हो, और अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी को आप चुनते हो, है ना। तो लोकतंत्र या कह लीजिए प्रजातंत्र, इसमें यही तो आजादी है कि आप अपना शासक खुद चुनते हैं, और इस शासन में हम पॉलिटिकल पार्टी का महत्व ज्यादा देते हैं। तो इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली यदि कुछ है तो वह आपका पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो उत्तर आपका यहाँ पर 28 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बातचीत की गई है। तो स्थानीय स्वशासन ये कब शुरू किया गया था। आपका जो यह स्थानीय स्वशासन है वह 73 में, याद रखिएगा 73 में संशोधन में शुरू किया गया था, और यह पारित शायद 1993 के अधिनियम में। ठीक है, अधिनियम 1993 में शुरू किया गया था। और ये जो पंचायती राज प्रणाली है यह आपका त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, ये चीजें आपको 73वें संशोधन 1993 के अधिनियम में बताया गया है। तो यदि आप इस अधिनियम को याद रखते हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रही। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मानता हूँ इसको वीवीआई। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको वीवीआई मानता हूँ। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पहले में दिया गया है 4 स्तरीय, आप यहाँ से पकड़ना, 4 स्तरीय तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा आपका दिया गया है त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय में क्या क्या दिया गया था, गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 29 का बी हो जाएगा, कि पंचायती राज में जो हमारी स्थानीय स्वशासन है वह त्रिस्तरीय है, इसमें गांव, ब्लॉक और जिला को सम्मिलित किया गया है। तो उत्तर क्या हो गया आपका 29 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 आपको दिया गया है,
गांधी जी विड्रॉल द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ड्यू टू, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1920 में चलाया था, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जैसे कि 2 साल हुआ होगा, तो 4 फरवरी 1922 में एक कांड हो गया। बताइए क्या कांड हुआ था? बहुत फेमस कांड है, सब जानते हैं इसको, चौरा चौरी। ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंस, चौरा चौरी हादसा जो है, यह हादसा आपके 1922 में हुआ था। और इसी हादसा की वजह से गांधी जी को क्या करना पड़ा? असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 30 का ए हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। अच्छा, हुआ क्या था चौरा चौरी कांड में? एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आग लगा दी गई थी, मतलब एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, और उसमें लमसम 22 पुलिस वाले झुलस के मर गए थे। तो इसी सब वजह से उनको ये बंद करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी जो थे वह सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, और यहाँ पर तो हत्याएं हो रही हैं। तो इसी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। अब यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंख मूंद कर टिक कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 का ए उत्तर हो जाएगा, चौरा चौरी इंसिडेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 31 दिया गया है, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स वाज द फेमस क्योटो ऑफ। कहा जा रहा है कि असंभव शब्द जो है वह मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है ना? आप लोग कहते हो अपने दोस्तों को कि अरे इम्पॉसिबल वर्ड जो है वह फुलिश लोगों के डिक्शनरी में होता है। एक दूसरे को कह तो देते हो, लेकिन यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये चीजें किसने बोली थी? आज जान लीजिए, ये चीजें जो है वह फ्रांस के नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, तो उसने ये चीज कहा था कि इम्पॉसिबल वर्ड जो है वह फुलिश के डिक्शनरी में होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर डी हो जाएगा, नेपोलियन। समझ गए? आज के बाद यदि दोस्तों को कहेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये शब्द किसने बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, बौद्ध धर्म के 8 गुण वाला पथ, ये किसके द्वारा बताया गया था? ये चीजें बताना जरा एक बार। देखिए, बौद्ध धर्म में तो आप जानते होंगे, किनको जानते हैं बताइए जल्दी से? तो महात्मा बुद्ध को जानते होंगे। महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किए थे। तो इसमें इन्होंने कुल 8 उपदेश को बताया है। इस 8 उपदेश में क्या था? पहला तो आपका था शामाक्य संकल्प। ठीक है, संकल्प जो आप लेंगे वह सच्चा होना चाहिए, बुद्धि युक्त होना चाहिए, पहला ये था। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका शामाक्य दृष्टि, किसी को भी देखना है तो सच्चे दिल से, सच्ची दृष्टि से उसे देखना है। समझ गए? उसके बाद क्या था बताइए? उसके बाद था आपका शामाक्य वचन। वचन जो होना चाहिए वह नम्र होना चाहिए एवं उन्मुक्त होना चाहिए, जिसमें कि सत्यता झलकती हो। ये चीजें बताई थी उन्होंने। उसके बाद देखिए शामाक्य कर्मता। ठीक है, कर्म जो करोगे उसमें सच्चाई होनी चाहिए। शामाक्य आजीवन, देखिए यहाँ पर आपके वचन, संकल्प, ये चीजें हो चुकी हैं। क्षमा के आजीवन, तो क्षमा के आजीवन कहने का मतलब है क्षमा के आचरण। जब आप जी रहे हो तो वह जीवन शैली जो है वह सही, सुदृढ़ और सच होनी चाहिए। उसके बाद आपका व्यायाम था। उसके बाद आपका क्षमाक्य स्मृति थी, एवं लास्ट वाला जो था वह था क्षमाक्य समाधि। तो महात्मा बुद्ध ने कभी भी इच्छाओं की बात नहीं की। तो सामाक्य इच्छा, राइट डिजायर जो है वह उनके 8 गुणों में नहीं आता है, अष्टांग मार्ग में नहीं आता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 32 का सी। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 33 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्याज। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के उत्तराधिकारी बने।
तो देखिए, यदि आप मौर्य राजवंश के बारे में बातचीत करेंगे तो मौर्य राजवंश जो है यह प्राचीन भारत के एक शासकीय वंश के अंतर्गत आता था और इसके शासक शुंग वंश देखिए यहाँ पर बी में दिया गया, शुंग वंश के अंतर्गत आते थे और ये जो वंश आया वह मौर्य राजवंश के बाद आया। ठीक है, और इन्होंने 112 वर्ष तक भारत में शासन किया था और कह लें तो 184 ईस्वी पूर्व में इनका शासन अंत हो गया। यहाँ पर शासन इनका अंत हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग माने जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग जानते होंगे आप लोग, हिस्ट्री मैम पढ़ा रही है, वो अच्छे से पढ़ाएंगी। आप लोग वहां पर कंप्लीट कीजिए हिस्ट्री और मैं आपको रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब 2 सेट और बचे हैं। 2 सेट करवाने के बाद हम लोग फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे अच्छे से, तो फिर वहां पर आपको सभी चीज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर आपका 33 का बी हो जाएगा, शुंग वंश। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 34 दिया गया है, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज। कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए लोहे के साथ प्रयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? देखिए, लोहे के साथ जो है हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करके मिश्र धातु बनाते हैं। अब क्रोमियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्रोमियम देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है। इसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्रोमियम इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये जो है वह जंग लगने से, लोहे में जंग लगती है, आप जानते हो, जब हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आता है लोहा तो उसमें जंग लग जाती है। उन्हीं चीजों को रोकने के लिए हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है और वह सबसे महंगी भी बिकती है, पता है ना? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, द नेम ऑफ अनरिएक्टिव गैस इज। कहता है अक्रियाशील गैस का नाम। वैसे तो सभी लोग नोबेल गैस को याद रखते हैं जो कि ग्रुप 8 में आता है और ये 6 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन। अधिकतर अक्रियाशील गैस में वही आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन 6 में से कोई ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहाँ पर तो कठिनाई में फंस गए आप, तो घबराना नहीं है। क्या होगा यहाँ पर बताइए? देखिए, यदि रिएक्शन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत रिएक्ट करता है, आग को बुझा देता है। आग को जलने में ऑक्सीजन मदद प्रदान करता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो हमारे जल बना कर देते हैं। तो ये सब तो कम तापमान पे भी रिएक्शन कर लेते हैं, वहीं पर नाइट्रोजन जो है वह कभी भी कम तापमान पर रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वजह ये है कि इसमें ट्रिपल बाउंड पाया जाता है और ट्रिपल बाउंड होने की वजह से यह तुरंत किसी से अभिक्रिया नहीं करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 35 का सी हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से जो अक्रियाशील गैस है वह आपका नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बाउंड है और यह सामान्य तापमान पर अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं पर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है यह सामान्य तापमान पर तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। ओके, तो उत्तर आपका 35 का सी हो गया। और आपको नोबेल गैस के बारे में याद रखना है। नोबेल गैस आपके 6 हैं, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन, जो कि ग्रुप 8 में आते हैं। यह बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है। एक एग्जाम नहीं, दूसरे एग्जाम, दूसरे नहीं तीसरे, कहीं ना कहीं ये चीज फंसेगी फंसेगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। 2 अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं।
टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 36 आपको दिया गया है, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ पैरट्स। कहा जाता है कि तोते का अनुमानित जीवन काल। देखिए तोते का जो अनुमानित जीवन है वह डिपेंड करता है उसके स्पीशीज पे। दो टाइप के तोते मूल तौर पर पाए जाते हैं। एक तो आपके छोटे वाले हो गए जो साइज में छोटे होते हैं, दूसरे आपके बड़े हो गए। तो सामान्य तौर पर रेगुलर तौर पर यदि बातचीत की जाए तो हम लोग छोटे तोते की बात करते हैं जो हम लोग अपने घर में भी रखते हैं, है ना। तो उस तोते का जो जीवन होता है वह 15 से 20 साल होता है, 15 से 20 साल स्मॉल पैरट का। वहीं पर यदि हम बिग पैरट की बात करें तो उसका जीवन काल जो होता है वह 80 वर्ष का होता है। तो एक तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि 80 इन्होंने मेंशन नहीं किया तो ये तो पूर्णतः कट हो गया। और दूसरा कि हम लोग रेगुलर वाला, ये आपका रेगुलर होता है जो सामान्य तौर पर हर जगह पाया जाता है, तो इसकी बातचीत की गई है यहाँ पर। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 साल, जो कि ए में दिया गया है। तो 36 का ए उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया आपको कि टेंडन्स एंड लिगमेंट्स आर। टेंडन और लिगमेंट, इसकी बातचीत की गई है। देखिए ये सब क्या है कि शरीर में हमारे टिश्यूज को एवं हड्डियों बोन्स को जोड़ कर रखते हैं, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ये टेंडन्स क्या करता है बताइए, टेंडन क्या करता है। टेंडन जो है वह मांसपेशी, किसको, मांसपेशी एवं हड्डियों, इनको जोड़कर रखने का काम जो है वह टेंडन का है। ठीक है। और दूसरा आपका लिगमेंट है। तो लिगमेंट आपके हड्डियों को, ठीक है, सभी हड्डियों के जोड़ जो होते हैं उसको लिगमेंट जोड़कर रखता है। तो दो चीजें हो गई, क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। तो 37 का ए उत्तर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है ये आपको बताना है। देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंपाउंड हो रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं वह 2 टाइप्स के लेंसेस होते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 प्रकार के लेंसों का संयोजन करके बनाया जाता है। कौन कौन से लेंस होते हैं, एक लेंस तो आपका एक्यूलर हो गया और दूसरा लेंस आपका एपिस हो गया। ये चीज आपको जानना चाहिए और यही चीज ढूंढेंगे। A microscope that has 2 sets of lenses, an ocular lens and abyss lens। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप जिसमें 2 सेट लेंस होते हैं, कौन कौन सा, एक्युलर लेंस और एबिस लेंस, वे कहे जाते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए 39 दिया गया है, हैवी वाटर सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स। जल में क्या पाए जाने पर उसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल आप जानते हो, ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O। अब ये D2O, आप H2O पढ़े हो, ठीक है, ये तो जल होता है और भारी जल D2O हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये क्या चीज है बताइए जल्दी से, हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन के यहाँ पर आइसोटॉप्स पाए जा रहे हैं, समस्थानिक पाए जाते हैं। तो ढूंढिए हाइड्रोजन का समस्थानिक, देखिए आपके ए में ही दिया गया है, हैवी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक जल में पाए जाते हैं, तब उस जल को भारी जल कहा जाता है। समझ गए। उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, हैवी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब चलिए देखिए 40, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है, ग्लास इज सॉल्यूबल इन। ग्लास किसमें घुलनशील है। देखिए ग्लास जो है यह आपका ऑक्साइड्स में आता है और ऑक्साइड्स जो हैं वह घुलनशील आपके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में होते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, इसमें आपके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वह घुलनशील होते हैं और ग्लास जो है वह ऑक्साइड के अंतर्गत आता है, आप जानते हैं।
तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, डी में दिया गया है। पता है यह 17वीं शताब्दी से ही चलता आ रहा है, 17वीं सेंचुरी से ही ये प्रक्रियाएं चलती आ रही है। जब भी ग्लास को सॉल्युबल करना होता है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डाला जाता है। उत्तर क्या हो गया 70 का? 70 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 41 दिया गया है, सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आइज मैक्सिमम इन द, मानव आंख की संवेदनशीलता सबसे अधिक कब होती है, ये आपको बताना है। देखिए यदि मानव नेत्र की बात की जाए तो मानव नेत्र जो है वह 400 नैनोमीटर nm टू 700 nm इसके बीच संवेदनशील होता है। और इसमें संवेदनशीलता तब बढ़ती है जब दिन, जैसे कि आप जानते हो सुबह हुआ, सुबह के बाद जब दिन आता है तो आंखें सब कुछ क्लियर तरीके से देखने लग जाता है। क्यों देखने लग जाता है? क्योंकि उस समय हरे रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह पर्याप्त रूप से मिलता है और उसका तरंग दैर्घ्य 555 nm होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके ग्रीन हरा रंग का होता है। तो इसी समय आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 41 का? 41 का उत्तर आपका ग्रीन, जो कि बी में दिया गया है, तो आपका 41 का बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, हवा में प्रकाश की गति। देखिए प्रकाश की गति डिपेंड करती है किस मीडियम से गुजर रही है। यदि निर्वात या हवा कहा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 42 का आपका उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? अच्छा मुझे ये बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरण आने में कितना समय लेता है? आज ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कीजिए। सबको पता होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं लिखेगा। यही चेक करने के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। आज सब सही सही कमेंट करेंगे। आशा करता हूं आप सबको आता होगा ये क्वेश्चन और आप सब सही सही कमेंट करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज मिक्स अप द, कहता है कि HTML पृष्ठों का एक संग्रह डैश बनाता है। देखिए आप लोग जो हमारे वेबसाइट पे जाते हैं वह किस चीज का संग्रह है? वह आपके HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संग्रह है। और यह संग्रह आपके एक यूनिक www, ठीक है, ये लगाने से होता है, www.study and अपडेट्स। अब यहाँ पर देखिए दो टाइप के हैं, एक तो आपका कॉम वाला, एक तो आपका इन वाला। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, और यह आपको वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि HTML पेजों का होता है, इस चीज को दर्शाता है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 43 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। 44 देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, और यह बार बार पूछा भी जाता है, आपको पता भी होगा। क्या है यहाँ पर कि एसिड रेन इज काउज्ड बाय, अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है यह बताना है। तो अम्ल वर्षा जब हमारे वायुमंडल में NO2 और आपका SO2, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? तेजाब बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तेजाब बना देते हैं। और जब वर्षा होती है तो उसके साथ ये नीचे चले आते हैं, तो वह कहलाता है आपका अम्ल वर्षा, और उससे होती है हानि। ठीक है, जितने भी संगमरमर की चीजें होती हैं, यदि उस पे अम्ल वर्षा हुए तो वह काला होने लग जाता है। हमारा ताजमहल काला क्यों हो रहा है? इसी अम्ल वर्षा की वजह से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 44 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, SO2 एंड NO2। समझ गए?
आज के बाद कभी नहीं फंसोगे ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 45 दिया गया है, अ प्लांट विथ 30 सेंटीमीटर और मोर सरकमफ्रेंस फ्रॉम द ह्यूमन चेस्ट हाइट इज आइडेंटिफाइड एज। कहा जाता है मानव छाती की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर या अधिक परिधि वाले पौधे को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए मूल तौर पर ये चीजें जो हैं वह औषधि में प्रयोग में लाया जाता है, और औषधि की जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उनकी हाइट 30 से 90 सेंटीमीटर, ये हाइट की बात की गई, और उसका डायमीटर भी जो है वह भी 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस प्रकार के पौधों को किसमें रखा जाता है? मेडिकल हर्ब्स में, औषधीय जड़ी बूटियों में रखा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 45 का सी हो गया। समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। 46 आपको दिया गया है, द स्किन बाइटिंग मॉस्किटोज हैज लेग एज लोकोमोटरी ऑर्गन विच आर। कहा जाता है कि जितने भी मच्छर वगैरह हैं जो त्वचा को काटते हैं उनमें कितनी जोड़े पैर होते हैं ये बताना है। देखिए उन सब में कुल 6 पैर पाए जाते हैं। मच्छर जो है ना उसको भी पकड़ के देखना आप, उसमें 6 पैर पाए जाते हैं, अर्थात 3 जोड़े हो गए, 3 पेयर। ठीक है, तभी ये लोग जो है बाइट कर पाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 पेयर्स, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 46 का उत्तर आपका बी हो गया। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन दिया गया है आपको, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर प्लेड ड्यूरिंग 1930 इन। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था, और कहाँ खेला गया था बताइए? ये आपके हैमिल्टन शहर में, वहां पर ओटोरियो नामक जगह है जो कि कनाडा के अंतर्गत आता है। तो कनाडा ढूंढिए, बी में दिया गया है। तो उस समय 1930 में कनाडा में खेला गया था, हैमिल्टन शहर में, और कुल 11 देश, ठीक है, 11 देश के लोगों ने, खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, और खिलाड़ियों की संख्या 400 थी। समझ गए? इसकी शुरुआत जो है 1930 से हुई, और यह कार्यभार 1928 में, 1928 में कार्यभार दिया गया था। किसको? एक एथलीट थे, बॉबी रॉबिन्स। बॉबी रॉबिन्स नामक एक एथलीट थे, उनको 1928 में ये कार्यभार सौंपा गया था कि आप राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करेंगे, इस बार आपके अंतर्गत होगा। और उनके द्वारा 1930 में डेट फाइनल हुई, और आपके कनाडा के हैमिल्टन शहर में यह गेम खेला गया था। समझ गए? तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका 47 का बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है, टाइडल फॉरेस्ट्स कंप्राइजेस मेनली द मैंग्रोव वेजिटेशन आर फाउंडेड इन। कहा जा रहा है कि ज्वारीय वन मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पतियों से युक्त पाए जाते हैं। देखिए मैंग्रोव वनस्पति की बात जब भी की जाए तो यह आपके मीठे एवं खारी पानी वाले मिश्रण में पाया जाता है। और यह कौन सा जगह है जहां पर मीठा एवं खारे पानी का मिश्रण है? तो यह जगह आपका सुंदरबन डेल्टा का है। सुंदरबन डेल्टा जो है यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टाइगर रिजर्व के लिए, बंगाली टाइगर के लिए यह फेमस है। और वहां पर मैंग्रोवा वनस्पति भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मीठी एवं खारे पानी की जलों का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर वही जीव रह सकते हैं जो इस पानी से अपना भोजन या फिर प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर आपका 48 का सी हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। अच्छा मुझे ये बताइए, सुंदरबन डेल्टा जो है वह भारत एवं कौन से देश में है? जल्दी से बताइए। तो यह भारत एवं बांग्लादेश में है। तो उत्तर आपका यहाँ पर 48 का सी हो गया। चलिए चीजें समझ पा रहे होंगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा आपका। आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। कहा जा रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाने वाले जो हैं वह गंगा है, गंगा की एक शाखा है, वही नदी वहां पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, बांग्लादेश में गंगा कहाँ पर एंट्री लेती है, प्रवेश कहाँ करती है? तो ये आपके चपाई नवाबगंज, ठीक है, चपाई चपाई नवाबगंज नामक एक शहर है, वहां पर यह एंट्री लेती है, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। उत्तर आपका हो जाएगा 49 का बी, गंगा की
एक उपशाखा है जिसको कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। उत्तर क्या हो गया? 49 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है आंदोलन एवं आंदोलन से जुड़े लीडर। वाह, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आप देखना दिया गया है पहला आपका चिपको मूवमेंट, जिसमें कि एस लाल बहुगुण आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में जाने गए थे। बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका दिया गया है बचाओ आंदोलन। बचाओ आंदोलन जो है वह मेधा पाटकर आंदोलन, जो कि नर्मदा में हुआ था, नर्मदा नदी पर ये किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना आप लोग जानते हैं, तो इसके अंतर्गत ये सब हुआ था। और यह आंदोलन गांव के 37,000 लोगों को अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। अब देखिए आपका सी दिया गया है एपीको। एपीको पी हैग्रे आंदोलन, यह भी सही है। इन्होंने क्या किया था कि पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु एपीको आंदोलन चलाया था। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है साइलेंट और दिया गया है बाबा आमटे मूवमेंट। देखिए ये बिल्कुल गलत है। बाबा आमटे का नाम यदि आप लेते हो तो बाबा आमटे जो हैं वह क्या थे? वह थे आपके एक समाज सेवी, और समाज सेवा के लिए इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है। आपको पता है ना, समाज सेवा के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रमन मैग्सेसे से, ठीक है। तो इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पद्मश्री, जो कि 1971 में मिला था इनको। ये बहुत ही याद करने वाली चीज है ना, 1971 में इनको पद्मश्री मिला था बाबा आमटे को, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण भी मिला था 1986 में, 1986 में पद्म विभूषण। उसके बाद देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, वह भी इनको मिला है कब? 1999 में। महात्मा गांधी पीस पुरस्कार 1999 में, ठीक है। तो इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था। और रमन मैग्सेसे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वह 1985 में, और रमन मैग्सेसे जो है वह समाज सेवियों को ही दिया जाता है। तो ये तो आप याद कर ही लेना, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1985 में। तो यहाँ पर ये चीज गलत हो गया कि बाबा आमटे जो हैं वह मौन आंदोलन से हैं, यह बिल्कुल गलत हो गया। इनका आंदोलन जो चला था वह चला था कुष्ठ रोगियों के लिए, और कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम बनवाना था, इसी के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। समझ गए? तो यहाँ पर ये चीज आपका थोड़ा गलत हो गया। तो गलत वाला ऑप्शन क्या हो गया? 50 का डी हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब बारी है आपको जवाब देने की, और आज का प्रश्न ये रहा, जल ही जीवन है। अभी तक आपने सुना था जल जीवन योजना, अब एक और योजना आ गया, जल ही जीवन है। ये योजना आया है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सी सरकार ने इस योजना को चलाया है, यह आपको बताना है। जल ही जीवन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, दिल्ली, हरियाणा एवं उड़ीसा। इसमें से जो सही है उसके लिए आप ABCD जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको 25 क्वेश्चन बताता हूँ और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इतनी तो मेहनत आप करोगे ही। नहीं कर रहे हो तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी है, लिख के लो, है ना। क्योंकि करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में आएंगे तो आप पछताओगे, तब वो मुहावरा सच हो जाएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब पढ़ने की बारी है तो ध्यान से पढ़िए, वरना चूक जाओगे। तो इसलिए इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।